Hello children, welcome to the YouTube channel of Velkin National School, Vasai East. I am Mrs. Deepika Singh, subject teacher of Hindi. आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। पाठ का नाम है खेती से आई तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ मतलब परिवर्तन, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। खेती से आई तब्दीलियाँ, जिसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। गद्य संबंधी बातें। यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था मतलब कि आदिकाल में से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को पत्र लिखते हुए कहा, प्रिय बेटी इंदिरा, अपनी पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को हो पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी, देखभाल करती होगी। बच्चों, यहाँ पर नेहरू जी कहते हैं कि आदि मानव जो है वह पहले समय में खाना बदोश था, मतलब वे लोग भोजन और आश्रय की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन दिनों का जीवन सचमुच बहुत कठिन था। लोग पेड़ों के फल फूलों और जंगली पौधों पर ही जीवन यापन करते थे। मनुष्य ने जब खेती करना सीखा तो उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए होंगे। यहाँ पर बता रहे हैं नेहरू जी कि पहले सिर्फ आदमी शिकार करता था और अपना गुजर बसर करता था, लोगों के अंदर काम नहीं बटे हुए थे। तो हर एक आदमी का शिकार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए पहले मर्द को बाहर का काम और औरत को घर का काम दिया गया। मर्द शिकार करता और औरत घर में रहकर बच्चों को और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहले बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य ने खेती करना सीखा तो उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए और वह काम को कई हिस्सों में बांट दिए। कुछ लोग शिकार खेलने जाते तो कुछ खेती करते। इस तरह उन्होंने अपने काम को जो है अपना पेशा बना लिया था। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने, लोग इनमें आबाद होने लगे। मतलब कि पहले जो है आदि मानव जो है उनके रहने और खाने का ठिकाना नहीं रहता था, लेकिन खेती करने की वजह से उन्होंने गांव बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। एक जगह से दूसरे जगह जाने में कुछ दिन तक चरने के बाद वो ज़मीन जानवरों के लिए घास पैदा नहीं करती थी और सारा जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया उनके पास ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोत कर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बनने लगे। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था।
इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम से खा नहीं सकते थे और उसे सुरक्षित रख सकते थे। फसलों को बोकर उनको रहने की आवश्यकता हो गई, अतः उन्होंने घर बनाना सीखा। अब उन्हें गुफाओं और पेड़ों की शाखाओं पर रहने की ज़रूरत नहीं थी। पहले के समय में आदि मानव गुफाओं और पेड़ों की शाखाओं पर रहते थे। आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न होने के कारण मनुष्य जो है वह भंडारण भी सीख गया, मतलब स्टोर करना सीख गए। धीरे धीरे वह खेती में काम आने वाले पशुओं को पालने लगे, वे उनके साथी बन गए। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया, जो आगे चलकर सभ्यता का विकास का कारण बना। एक और मज़े की बात है, सुनो। जब आदमी निपट शिकार करता था तो कुछ जमा ना कर सकता था, और कर भी क्या सकता था तो बहुत कम। किसी तरह वह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने दूसरे रुपयों और दूसरी चीज़ों को रखता। उसे अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर लेता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल लेते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार ही खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रख देते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सारा अतिरिक्त रुपया है। बच्चों, यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि जब आदि मानव ने खेती करना सीख लिया और अपना फसल बोना सीख लिया तो गांव बने, शहर बने, और उनके जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम जो वो करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो सब में उनको बहुत ही आसानी हो गई और सुख सुविधा प्रदान करने के लिए वह निरंतर प्रयासरत थे। जीवन में विपत्ति किसी पर भी कभी भी आ सकती है, जैसे कि तो नेहरू जी ने कहा कि जो बैंक है वो आजकल जो तुमने देखा है जहाँ लोग पैसे जमा करते हैं, जो चेक लिख कर लिखते हैं, वो कहाँ से पैसा आता है? अगर तुम ध्यान दो तो यह सब अतिरिक्त रुपया है। पहले के ज़माने में लोग अनाज के बदले अनाज देते थे। किसी के खेत में ज़्यादा अनाज नहीं होता था या अलग अनाज होता था जो दूसरे के खेत में ना हो, तो वह अनाज के बदले अनाज लेते थे। उन्हें अपने ज़रूरत की जो सामान रहती थी वो अनाज के बदले देते लेते हैं। कई जगह आज भी गांव में यह प्रक्रिया चालू है। जैसे जैसे मनुष्य के मस्तिष्क में का विकास होता गया, वैसे वैसे मनुष्यों ने आगे की ओर अग्रसर किया और धीरे धीरे वो लोग अपना जो है पैसा बनाने लगे, जमा करने लगे, और जिसे वो हर बार खर्च नहीं करते थे उसे जमा करते करते वही लोग मालदार हो गए। जिनके पास बहुत सारा अतिरिक्त रुपया था, जिनके पास कुछ नहीं था, वे गरीब थे। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से। इसका सबब यह नहीं कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है। जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात ना समझ सको, इसीलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। यहाँ पर नेहरू जी समझाते हुए कह रहे हैं इंदिरा जी को कि जो व्यक्ति मालदार है, ज़रूरी नहीं कि वह बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत ही पसीना बहाता है, मतलब कि कड़ी परिश्रम करता है। यहाँ पर वह बता रहे हैं कि जो ज़्यादा काम करते हैं उनके पास पैसा कम है। आज के समय में जो ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके पास पैसा कम है, और जो बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास बचत ज़्यादा होती है। ये कितना दुनिया का बुरा इंतज़ाम है।
बहुत से लोग ये समझते हैं कि बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल लोग इतने गरीब हैं, और अभी शायद यह बात तुम ना समझ सको, इसके लिए इसमें अपना सिर न खपाओ, मतलब दिमाग मत लगाओ। थोड़े दिन में तुम समझने लगोगी, मतलब कि जैसे जैसे बड़ी होगी वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा, जितना वह खा नहीं सकता था वह जमा कर लिया जाता था, स्टोर कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक, पहले के ज़माने में न रुपए थे न बैंक थे। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। पहले के ज़माने में जिनके पास गाय, भेड़, ऊँट, अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। जिनके पास ज़्यादा खेत था वो अमीर कहलाते थे। तुम्हारा पिता जवाहरलाल नेहरू। शब्दवाटिका। कस्बा, गांव से बड़ी और शहर से छोटी बस्ती। चरागाह, जानवरों के चरने की जगह। मुहावरे, खाली हाथ रहना, पास में कुछ न होना, सिर खपाना, बहुत बुद्धि लगाना, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।